नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े बांध पर काम शुरू हो चुका है। चीन तिब्बत में यारलुंग तांग्सपो नदी पर एक बहुत बड़ी पन बिजली परियोजना बना रहा है। ये वही नदी है जो आगे चलकर भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं, उनसे इस प्रोजेक्ट की बारीकियां, इसका स्केल और हाँ, भारत, बांग्लादेश जैसे देशों पर इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस जटिल मुद्दे के जो सबसे अहम पहलू हैं, उन पर ठीक से नज़र डाली जाए। तो ये परियोजना आखिर है क्या चीज़? इसका एक नाम मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन भी सुनने में आ रहा है। जी। और कहा जा रहा है कि जब ये बन जाएगा तो चीन का जो मौजूदा सबसे बड़ा बांध है जी। थ्री गॉर्जेस, उससे भी बड़ा होगा। हाँ, उससे काफी बड़ा। और बिजली उत्पादन के मामले में तो शायद 3 गुना ज्यादा। 3 गुना। कितना, मतलब आंकड़ा क्या है? करीब 300 अरब किलोवाट घंटे सालाना, ये अनुमान है। बाप रे, 300 अरब किलोवाट घंटे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। और चीन का जो आधिकारिक पक्ष है वो ये कहता है कि इससे देखो पर्यावरण का संरक्षण होगा, स्थानीय विकास होगा और चीन को 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, कार्बन न्यूट्रल बनने में। हाँ, और ये उनकी एक पॉलिसी है, वेस्टर्न पावर ईस्ट भेजो, मतलब पश्चिम में बिजली बनाओ और पूर्व के औद्योगिक शहरों में भेजो। हाँ, ये उसका भी हिस्सा है। और इसकी लोकेशन भी तो बड़ी खास है। हाँ। ये यारलुंग चांगपो का ग्रेट बेंड बताया जाता है। हाँ, वही जहाँ नदी हिमालय के चारों ओर एकदम तेजी से मुड़ती है और कई 100 मीटर नीचे गिरती है। अच्छा, शायद इसीलिए इतनी बिजली पैदा करने की क्षमता है इसमें। बिल्कुल। वो भौगोलिक स्थिति ही इसे तन बिजली के लिए, मतलब हाइड्रो पावर के लिए बहुत खास बनाती है। कहते हैं ये दुनिया की सबसे गहरी और लंबी जमीनी घाटियों में से एक है। और लागत भी तो बहुत होगी इसकी। हाँ, अनुमान है कि कोई 1600 या 17 बिलियन डॉलर के आसपास। बहुत बड़ी रकम। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो जाहिर है चिंताएं भी होंगी, खासकर उन देशों में जो नदी के निचले हिस्से में है। भारत है, बांग्लादेश है। क्या है वो मुख्य चिंताएं? देखिए, सबसे बड़ा डर तो है पानी के बहाव पर नियंत्रण का, कंट्रोल का। कुछ विश्लेषकों ने तो यहाँ तक कहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट है, कि ये भारत की अर्थव्यवस्था पर चीन का एक तरह का चोक होल्ड हो सकता है, मतलब एक मजबूत पकड़। चोक होल्ड मतलब गला घोटने जैसी पकड़। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, डर यही है कि चीन पानी रोक सकता है या कम कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, मुझे याद है, ऐसी ही चिंता जताई थी कि कहीं सियांग नदी, जो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र का नाम है, और फिर असम में ब्रह्मपुत्र, वो कहीं सूख ना जाएं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा डर, जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो है अचानक बाढ़ का। इसे कुछ लोगों ने वाटर बॉम्ब तक कहा है। अरुणाचल के एक सांसद ने यह शब्द इस्तेमाल किया था। वाटर बॉम्ब मतलब ये कि अगर कभी तनाव बढ़ता है तो चीन अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दे। इससे निचले इलाकों में, खासकर अरुणाचल और असम में, भयानक बाढ़ आ सकती है, तबाही मच सकती है। अच्छा। 2000 में ऐसा हुआ भी था। तब सियांग नदी पर बने लगभग सारे पुल बह गए थे एक ऐसी ही बाढ़ में। तो फिर भारत क्या कर रहा है? मतलब इन चिंताओं पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत ने आधिकारिक तौर पर चीन से बात की है, अपनी चिंताएं बताई हैं, पारदर्शिता और बातचीत पर जोर दिया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कदम है, भारत खुद सियांग नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है, अपर सियांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। अच्छा, भारत भी बांध बना रहा है। हाँ, और इसे एक तरह से चीन के बांध से अगर अचानक पानी छोड़ा जाता है तो उसके असर को कम करने वाले बफर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि भारत का जो ये जवाबी बांध प्रोजेक्ट है, उसका भी विरोध हो रहा है ना, स्थानीय स्तर पर। हाँ, बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में जो आदि जनजाति के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उनके कई गांव डूब जाएंगे, उनकी जमीन चली जाएगी और उनकी जो पवित्र नदी है, जिसे वो आने सियांग यानी मां सियांग कहते हैं, उसका स्वरूप बदल जाएगा। तो ये मामला तो और भी पेचीदा हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, पानी के कंट्रोल वाले डर पर। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो पानी मिलता है उसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 86%, वो भारत में ही मिलता है। अच्छा। तिब्बत से सिर्फ 14%। हाँ, लगभग। ज्यादा पानी तो मॉनसून की बारिश से और भारत में जो सहायक नदियां हैं, जैसे लोहित है, दिबांग है, उनसे आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन शायद नदी के बहाव को पूरी तरह से रोक नहीं सकता। पानी को पूरी तरह सुखा देना
शायद मुमकिन न हो। तो फिर असल खतरा क्या है अगर सुखा नहीं सकते तो? असल खतरा शायद पानी की कमी से भी ज्यादा अचानक आने वाली बाढ़ का ही है। जैसा हमने पहले बात की, चाहे वो जानबूझकर पानी छोड़ने से हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग की गलती हो जाए, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघलने से ऐसा कुछ हो। और भूकंप वाला एंगल भी तो है। बिल्कुल, ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो इतने बड़े बांध की सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हाँ, तिब्बत के अंदर भी जो स्थानीय समुदाय हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है, उनके विरोध को कैसे दबाया जा रहा है, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। और बांग्लादेश का क्या? वो तो बहुत ज्यादा निर्भर है ब्रह्मपुत्र पर पानी के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा। बांग्लादेश अपनी पानी की जरूरत का लगभग 65% से ज्यादा इसी ब्रह्मपुत्र सिस्टम से पूरा करता है। तो जाहिर है वहां भी चिंताएं हैं, जानकारी की कमी है, और जो पर्यावरण पर असर पड़ेगा, जैसे नदी में गाद का बहना, किनारों का कटना, उन सब को लेकर भी चिंता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक बांध बनाने का मामला नहीं है, ये तो बहुत सारे मुद्दों का एक जाल है। इसमें ऊर्जा सुरक्षा है, पानी का प्रबंधन है, देशों के बीच के जटिल रिश्ते यानी जियोपॉलिटिक्स है, पर्यावरण है, और लाखों लोगों की जिंदगी और रोजगार है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बहुस्तरीय मुद्दा है। चीन भले ही कह रहा हो कि वो ध्यान रखेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बातचीत करेगा, लेकिन पारदर्शिता की कमी है। और पिछला अनुभव, खासकर डेटा शेयरिंग को लेकर, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। हाँ, वो डोकलाम विवाद के समय डेटा देना बंद कर दिया था शायद। जी, 2002 से एक MOU है भारत और चीन के बीच हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर, लेकिन 2017 में डोकलाम के बाद चीन ने डेटा देना बंद कर दिया था। तो भरोसे की कमी है, इसलिए प्रभावी बातचीत, सही समय पर डेटा साझा करना, सहयोग, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, हिमालय का ये पूरा क्षेत्र वैसे ही बहुत नाजुक है, पर्यावरण के लिहाज से भी और जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी। तो ऐसे में पानी को लेकर ये जो टकराव की स्थिति बन रही है, ये भविष्य में क्या रूप ले सकती है? ये एक बड़ा सवाल